तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ये जान लेते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो आपको सबसे पहले मैं 5 मेंबर्ड रिंग की बात कर रहा हूँ। इन 5 मेंबर्ड रिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के ऊपर कुछ बहुत सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। इसी के साथ मैं आपको 6 मेंबर्ड रिंग की जानकारी भी दूंगा। तो पहले आइए पढ़ लेते हैं कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो साथियों हम लोग पढ़ लेते हैं ये कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ये आपको जानकारी देना है मुझे। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। ये हो गया आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। मैंने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की डिटेल अभी इससे पहले वाली वीडियो में आपको उनका आईपीएसी नाम ये सब डाल दिया था। मेनली जो हमें पढ़नी है प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है वो मैं आपको फोकस करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं 3 चीज़ों को एकदम डायरेक्ट डिस्कशन करूँगा आपके साथ। एक तो नंबर 1 पायरोल है, PYRROLE। एक तो पायरोल डिस्कशन करूँगा आपके साथ, एक फ्यूरॉन डिस्कशन करूँगा आपके साथ, और एक डिस्कशन करूँगा आपके साथ थायोफीन, THIO, थायो PHENE, थायोफीन। तो ये मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ तीनों। ये एक साथ डिस्कस करने का मतलब सिर्फ मेरा मकसद एक ही है कि सभी की प्रॉपर्टी लगभग मिलती जुलती हैं, सभी एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, इसीलिए इनको एक साथ पढ़ना भी ज़रूरी हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मैंने लगा रखी हैं। मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन इससे पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं। जैसे कि अगर रिएक्टिविटी की बात करें, ये पॉइंट नोट करते जाइए, एग्ज़ाम में आए हुए इसलिए मैंने अलग से नोट कर लिए हैं। रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी में क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पायरोल होता है। सबसे ज़्यादा कहीं नोट्स बनाते जाइए, रिएक्टिव पायरोल होता है। उसके बाद नंबर फ्यूरान का आता है, उसके बाद नंबर थायोफीन का आता है, थायोफीन, और उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है आपका बेंजीन का। तो ये बेंजीन, ये दिस इज़ द जो ऑर्डर हमने लगाया है, दिस इज़ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कि कौन पहले रिएक्शन करेगा, तो आप बता देंगे, ऑर्डर आपके सामने। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये ऑर्डर लगाना, इस टाइप के क्वेश्चन ही ज़्यादातर आते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब मैं आपको बता दूं कि ये रिएक्टिविटी आप नोट कर लीजिएगा। रिएक्टिविटी क्या होती है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, ये आपने अच्छे से पढ़ लिया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ध्यान में रखिएगा। ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, पायरोल है। बहुत ज़्यादा पीएचडी करने की आपको ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आप क्वेश्चन कर पाएँ। अब एक बात आपको ये बता दूं कि फ्यूरॉन जो होता है, अगर हम बात करें फ्यूरॉन की, तो फ्यूरॉन जो होता है ये डाइएल्स एल्डर रिएक्शन शो करता है, डाइएल्स एल्डर रिएक्शन। तो एक बार पेपर में क्वेश्चन भी आया था कि डाइएल्स एल्डर रिएक्शन कौन शो करता है, तो आप बताएंगे फ्यूरॉन शो करता है। और थायोफीन, अगर हम बात करें थायोफीन की और पायरोल की, ये दोनों भी ये रिएक्शन डाइएल्स एल्डर रिएक्शन शो नहीं करते हैं। अब कारण आपको बता दूं कि आखिरकार ये शो क्यों नहीं करते, कि तो ये इसकी कंडक्टिविटी कम क्यों है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूं। भाई डाइएल्स एल्डर रिएक्शन क्यों नहीं शो करते, उसका रीज़न मैं आपको समझा देता हूं। कि जो पायरोल होता है, ध्यान दीजिएगा, जो पायरोल होता है, इस पायरोल की अंदर एक तो पुअर डाइईन करेक्टर होता है, ध्यान रखिएगा। डाइईन करेक्टर समझते हैं ना, डबल बॉन्ड का करेक्टर। और उसके बाद एरोमेटिक करेक्टर ग्रेटर होता है, ग्रेटर एरोमेटिक करेक्टर होता है, ज़्यादा एरोमेटिक करेक्टर होता है इसके अंदर, पायरोल के अंदर। अब ज़्यादा एरोमेटिक करेक्टर होने का मतलब है कि जो लोन पेयर, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे करके बना करके देखें, तो जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो अंदर बेंजीन रिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। और ये अल्फा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्फा पोजीशन तो समझते हैं, ये वाली अल्फा पोजीशन भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको पोजीशन की बात कहीं पर आ जाती तो पोजीशन भी मैं क्लियर कर रहा हूँ आपके लिए, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो आप। ये मैंने कंपाउंड ले लिया, ये इस तरीके से मैंने ये पायरोल ले लिया, ठीक है, ये पायरोल ले लिया। अब इसके अंदर ये पोजीशन अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये अल्फ़ा बीटा पोजीशन, या फिर 1 2 3 4 है ना, ये गलत हो गया, ये आपका 1 यहाँ पर आएगा, तो इसको मैं अनडू कर देता हूँ। ये अल्फ़ा हो गया, ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से पोजीशंस आएंगे, तो इनको ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बता दूं आपको, पायरोल जो होता है वो एक वीक एसिड भी माना जाता है। पायरोल इज़ ए वीक एसिड, यानी पायरोल जो होता है वो वीक एसिड भी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पायरोल का स्ट्रक्चर बना के मैं आपको एक बात नोटिस करवा दूं कि पायरोल इज़ ए वीक एसिड, ये बात आप ध्यान रखिएगा। पायरोल इज़ ए वीक एसिड,
वीक एसिड होता है। ठीक है, तो अगर हम एसिडिक करैक्टर की बात करें तो पायरोल जो होता है, एसिडिक करैक्टर की बात करें तो पायरोल कैसा होगा, वीक एसिडिक होगा। वीक एसिडिक होगा यानी कि फिर वीक एसिड का मतलब बेस होगा। और पायरिडीन से कंपेयर में अगर इसका पायरिडीन से कंपेयर करें तो पायरिडीन से भी जो है वो कम बेस एसिडिक होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, पायरिडीन से भी कम एसिडिक हो जाता है। तो ये मैंने आपको बताया कि बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं पायरोल की। और पायरोल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, पायरोल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। इसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि पायरोल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है, रीज़न समझिएगा। पायरोल जो होता है वो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्यों शो कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर। तो बीपी जो होता है वो हाई होता है पायरोल का, पायरोल का बीपी जो होता है वो हाई होता है। क्यों होता है भाई हाई, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मॉलिक्यूल को ऐसे आप बना लीजिए, ये N ये H बना दिया, ये मैंने पायरोल बना दिया ना। अब इसके बाद मैं दूसरा जो बनाऊंगा, N बनाया मैंने, ये H बनाया और ये इस तरीके से ये बना दिया मैंने पायरोल। तो इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। और जो पायरोल होता है, इस पायरोल के अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जिनको मैं अब आपके सामने डिस्कशन कर रहा हूँ। इनको भी आप ध्यान में दीजिएगा और ज़रा नोटिस करते रहिएगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि नाइट्रेशन, ये पायरोल की है, देखिए पायरोल लिखा हुआ ना, ये आपका पायरोल लिखा हुआ, ये पायरोल लिखा हुआ, इसे एजोल बोलते हैं जैसा कि आईपीसी में बताया था। अब नाइट्रेशन करेंगे तो ये अल्फ़ा सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब अल्फ़ा पोजीशन पे ही लगेगा। 2 नाइट्रोपायरोल बोल सकते हैं भाई। HNO3 से रिएक्शन कराइए, नाइट्रेशन HO3 से ही होता है, तो ये आप लगा सकते हैं 2 नाइट्रोपायरोल। सल्फोनेशन करेंगे तो आपका पायरोल 2 सल्फोनिक एसिड। ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। यानी कि अगर इसकी आयोडीन और NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो 2, 3, 4, 5 टेट्रा आइडोपायरोल बनता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन भी पूछी जाती है। अगर हम रिएक्शन कराएं H2Cl2 से कराएं ना, सल्फर डाइक्लोराइड या सल्फर डाइक्लोराइड मिलनी इसे बोलते हैं, तो इसका जो कंपाउंड बनता है इसे बोलते हैं 2, 3, 4, 5 टेट्रा क्लोरोपायरोल बोला जाता है। ब्रोमिनेशन कराओगे, जैसे आई जोड़ा वैसे ही आपने Cl जोड़ा, वैसे ये तीनों रिएक्शन अगर आप देखें ध्यान से तो ये तीनों रिएक्शन जो हैं वो एक ही कैटेगरी में आ रही हैं। आप ध्यान दीजिए इस पर। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एक क्वेश्चन आया था पीजीटी में कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कौन नहीं शो करता, तो पायरोल तो शो कर रहा है, देखो शो कर रहा है। फ्रीडल का कोल्बे रिएक्शन भी कर रहा है। अब कोल्बे में COOH जोड़ना होता है, पायरोल में COCH3 जोड़ना रहता है ना। अगर ये गेटरमैन कोच की बात करें तो एल्डिहाइड बनता है, ये आपको पता है। फॉर्माइल पायरोल यानी CHO ग्रुप जुड़ जाता है। कपलिंग रिएक्शन ये भी आई हुई रिएक्शन है, अगर कपलिंग करेंगे तो वहीं पड़ोस से भी जो है आप HCl निकाल दीजिएगा, बाकी आप जोड़ दीजिएगा। अगर आप इस रिएक्शन को समझना भी चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, हम तो समझाने के लिए बैठे हुए हैं। आप कहो तो कि सर समझाइए, अरे टेंशन क्यों लेते हो यार। ये यहाँ पर हाइड्रोजन दिखा दीजिए, सामने क्लोरीन बहन जी बैठा लिए, ये नाइट्रोजन N और ये Ar हो गया। मतलब अब हाइड्रोजन भैया ने क्लोरीन बहन जी को देखा, निकाल के लेके चल दिए, बोले चलो यहाँ तो नहीं अच्छा लग रहा है, हमारे साथ घूमो चल के। घुमाने ले गए भैया ये, तो जब ये घुमाने ले गए तो क्या हो गया, फिर यहाँ पर N डबल बॉन्ड N और Ar बन गया। देखिए यही कंपाउंड बना हुआ जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ। तो वही बात है, मैं आपको बताऊं कि तरीका पढ़ने का आना चाहिए, पढ़ तो आप लेंगे ही। ये रिएक्शंस ऐसा नहीं कि आप ना कर पाएँ, कर लेंगे आप, बस आपको पढ़ी होंगी, आपने MSc किया है तो यार पढ़ी होंगी तुमने। अब ये हाउबेन-हॉश रिएक्शन कहलाती है। हाउबेन-हॉश रिएक्शन में क्या होता है, एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाता है, इस तरीके से एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाता है। और उसके बाद मर्क्यूरेशन भी ज़रा देख लीजिएगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है, मतलब मुश्किल से होती है। और रीमर-टेमन रिएक्शन भी देखिएगा। तो ये मैंने कुछ रिएक्शंस आपके सामने पायरोल की इंपॉर्टेंट रख दी हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की, जिसकी रिएक्शन आपको फ्यूरॉन की पढ़नी है। फ्यूरॉन भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो कर रहा है, इसको भी अंडरलाइन में कर रहा हूँ। सल्फोनेशन शो कर रहा है, ये अंडरलाइन मैंने इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये रिएक्शन जो है बहुत फेमस है, बहुत आती है। कौन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो करता है, कौन नहीं करता है। नाइट्रेशन जो है, नाइट्रेशन होता है, नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा, ब्रोमिनेशन में Br जुड़ जाएगा, क्लोरीनेशन में Cl जुड़ेगा, है ना। ये नहीं, ये पहले ये अल्फा क्लोरो बनेगा, फिर दोनों तरफ जुड़ेगा, फिर सब तरफ लगा दीजिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और सल्फोनेशन में आपको पता है SO3H जुड़ता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में वही CH3 C2H5 जोड़ दीजिए। गटरमैन कुछ सेम रिएक्शन है, इसलिए साथ ही पढ़ाई जा रही हैं आपको। एजोडाई भी बन रही, कपलिंग रिएक्शन भी हो रही है ना।
उसके बाद गॉमबर्ग रिएक्शन भी है, मर्क्यूरेशन रिएक्शन भी है। ये सभी रिएक्शंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये पूरा पन्ना है, इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी, बहुत ही काम आएंगी रिएक्शन। इसके बाद मैं पेज नंबर 3 पे पहुँचता हूँ। पेज नंबर 3 पे इसके भी और कुछ बातें मैं आपको बताऊँगा, जैसे सल्फोनेशन। आप ये सब एक साथ क्यों पढ़े, देखिए पायरोल में, फ्यूरॉन में, इसके बाद थायोल में, इनमें सभी में आपने क्या देखा है कि अल्फ़ा पोजीशन पे ही अटैक हो रहा है। क्लोरीनेशन कराओगे तब भी अल्फ़ा पोजीशन, ब्रोमिनेशन कराओ तब भी अल्फ़ा, उसके बाद अगर आप नाइट्रेशन कराएं तब भी NO2। लेकिन यहाँ पर नाइट्रेशन में 5% ये भी बनता है, लेकिन इस 5% का बहुत बड़ा रोल है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है नाइट्रेशन में। अब नाइट्रेशन अगर ज़्यादा अमाउंट में करा दिया जाए तो ये कंडीशन हो जाएगी। इसके बाद अगर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराइए तो ये सभी फ्रीडल क्राफ्ट शो कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। मर्क्यूरेशन, ये सभी वही रिएक्शंस हैं जो रिएक्शंस आपने पढ़ी थी। कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी, ये रिएक्शन आपने पढ़ी थी पायरोल में, फ्यूरॉन में और थायोफीन में, तीनों में एक ही कैटेगरी की रिएक्शन चल रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंडोल की। इंडोल एक ऐसा कंपाउंड है जो टार्टोमेरिक बिहेवियर शो करता है। नोट कर लेना, ये एक टार्टोमेरिक बिहेवियर शो करता है, टार्टोमेरिक। इंडोल में आप देख रहे हैं कि इंडोल के अंदर जो होता है कि ये आपने जैसे बीटा पोजीशन पर अटैक करा रहे हैं तो ये आपने आयोडीन की भी रिएक्शन वही रहेगी। SnHCl से कराओगे तो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, यानी कि रिडक्शन हो जाएगा। और अगर आपने रेन निकल ले लिया और तब भी रिडक्शन होगा, लेकिन जब रेन निकल डालोगे तो दोनों रिंग रिड्यूस हो जाएंगे, जबकि SnHCl में केवल एक ही रिंग रिड्यूस होगा। इस बात पर फोकस करना है क्योंकि ये PGT का मेन पॉइंट बनेगा। कभी SnHCl आ गया, रिडक्शन आ गया, आप ये लिखे आए, उल्टा भी हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ऑक्सीडेशन जो है इसमें डाइज बन जाती हैं, और जब मर्क्यूरेशन कराएंगे तो मरकरी के साथ मर्क्यूरिक इंडोल बनता है, डाई एसिटॉक्सी मर्क्यूरिक इंडोल। तो इस तरीके से मैंने आपको कंपाउंड बताए हैं। अब हम आपसे बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। ये क्वेश्चन PGT का, इसलिए मैंने अलग से इसको इंडिकेशन दिया हुआ है। बेसिक करेक्टर इन पायराजोल, थायोजोल एंड ऑक्सोजोल, द बेसिसिटी ऑफ नाइट्रोजन लोन पेयर, नाइट्रोजन पे देखिए लोन पेयर है, हर जगह पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इज़ रिड्यूस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर हेट्रोएटम। अगर दूसरा हेट्रोएटम होगा तो इसका जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है उसकी बेसिक करैक्टर को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, चाहे वो सल्फ़र का हो, चाहे नाइट्रोजन का हो, और चाहे वो किसी ऑक्सीजन का हो। तो इन पायराजोल, थायोजोल, ऑक्सीजोल तीनों में द बेसिसिटी ऑफ द नाइट्रोजन लोन पेयर इज रिड्यूस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि ये जो जुड़ गया है इसकी वजह से इनके ऊपर जो नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है उसकी बेसिक करैक्टर घट जाती है। तो इसकी pKa वैल्यू आपके सामने दे रखी है। जिसकी pKa वैल्यू ज़्यादा होती है वो लेस एसिडिक होता है, ध्यान रखिए। मोर pKa, यहाँ लिख दीजिएगा, मोर pKa लेस एसिडिक, और लेस pKa मोर एसिडिक, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। इमिडाजोल का भी आया हुआ, इमिडाजोल इज फाउंड टू बी हाईली बेसिक एस देन द एक्सपेक्टेड कंपाउंड विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन, जिसकी pKa 7 होती है उससे भी ज़्यादा बेसिक होते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ ड्यू टू द इमिडाजोल, नीचे लिखा हुआ भी पढ़ना भी, दिस इज़ लिखा हुआ, दिस इज ड्यू टू द इमिडाजोल इज ड्यू टू दैट द कॉन्जुगेट एसिड एंड स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाता है और जो लोन पेयर हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों मैंने ये आज आपको बता दी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं। ये सभी पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखेंगे कहीं ना कहीं। अब कुछ बात कर लेते हैं ऐसी जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाए। तो इनकी तीनों के करैक्टर्स ध्यान रखिएगा। बेसिक करैक्टर पे आपको विशेष ध्यान देना है। बेसिक और एसिडिक करैक्टर का अरेंजमेंट इनसे पेपर में पूछा जाता है। अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, ये सभी चीज़ें पेपर में आ जाती हैं। तो इन रिएक्शंस को बड़ा विशेष तौर से आपको ध्यान देना है और इन्हीं रिएक्शंस के थ्रू आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। पोजीशन का भी बड़ा विशेष ध्यान रखिएगा कि पोजीशन अल्फ़ा पोजीशन कौन सी होती है, बीटा पोजीशन कौन सी होती है, ये पूछा जा सकता है। तो इसके बाद मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा, जब तक आप ये पढ़ते रहिए। ये वीडियो छोटी ज़रूर है लेकिन ये बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो आपके लिए है, तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि मेरे अंदर भी एक
भावना पैदा होते रहे कि नहीं साहब हमारे साथी जो हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं आपकी तैयारी के लिए हमेशा प्रमोट करता रहूँ आपको कि पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी आप करते रहें। आजकल मैं थोड़ा सा ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर थोड़ा डिस्टरबेंस चल रहा है, तो लेकिन फिर भी मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, किसी न किसी तरीके से आप तक ये सब डिटेल पहुँचा रहा हूँ। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी आप बहुत समझदार हैं, टेंशन फ्री रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू, गुड डे, बाय बाय।